अब देखो, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी इंस्ट्रूमेंट की, और इंस्ट्रूमेंट में भी हमने बात करी थी ए मीटर और वोल्ट मीटर की। वहां पे हमने डिफाइन किया था कि ए मीटर के थ्रू हम करंट को मेजर कर सकते हैं, और अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, वोल्ट मीटर की, तो वोल्ट मीटर के थ्रू हम पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब मैं अगर तुमसे बोल रहा हूं कि हमारे पास एक बैटरी है, अगर हमारे पास एक बैटरी है, बैटरी का ईएमएफ कितना है, ई है, और वहां पे हमने ये डिफाइन किया था कि कोई बैटरी आइडियल नहीं होती है। हम लोग ये मान के जरूर चलते हैं न्यूमेरिकल में कि बैटरी आइडियल है, लेकिन कोई बैटरी आइडियल नहीं होती है। हर बैटरी का वहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और ये भी हमने डिस्कस किया था कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों डेवलप होता है, क्योंकि वहां हमने डिफाइन किया था कि बैटरी के अंदर या सेल के अंदर वहां पे क्या इलेक्ट्रोलाइट है, और इलेक्ट्रोलाइट में हमने इलेक्ट्रोड को लाके डिप किया है। तो जब ये चार्ज पार्टिकल बैटरी के अंदर मूव करते हैं तो वो बैटरी के जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके आयन से टकराते हैं, और जब वो टकराते हैं तो वहां पे एनर्जी का लॉस होता है। तो जो रेजिस्टेंस डेवलप करता है वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता था, प्लेट के एरिया पर डिपेंड करता था, वो पहले लिखवाया भी था इससे पहले। तो जो भी सेल है, कोई भी सेल आइडियल नहीं होता है, उसका हमेशा वहां पे क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर होता है। अब मैं बोल रहा हूं कि इस पूरे सेटअप को, इस पूरे अरेंजमेंट को हम वहां पे बैटरी बोलते हैं। ये जो पूरा अरेंजमेंट है, इस पूरे अरेंजमेंट को हमने क्या नाम दिया है, हमने नाम दिया है बैटरी। अच्छा, अगर मान लो ये बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो ये यहां पे करंट क्या कर रही होगी, सप्लाई कर रही होगी। पॉजिटिव हायर पोटेंशियल से करंट निकलेगा, लोअर पोटेंशियल पे करंट वापस आएगा। अब मैं अगर बोल रहा हूं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल V2 है, इस पॉइंट का पोटेंशियल V1 है। अच्छा, V1 से V2 जाओगे तो रिजल्ट क्या लिखा जाएगा, रिजल्ट लिखा जाएगा V1 बैटरी के ऑपोजिट जा रहा है तो क्या लिखोगे, प्लस E। करंट के ऑपोजिट, या तो फिर ऐसे चल लो, वहां पे यहां पे ऐसे चलो, V2 से V1 जा रहा है तो क्या लिखोगे, V2, यहां पे करंट के अलोंग तो माइनस IR, बैटरी के अक्रॉस प्लस E इक्वल्स टू V1। तो रिजल्ट वहां पे निकल के आता है V1 माइनस V2। अब V1 माइनस V2 क्या बता रहा है, V1 माइनस V2 बता रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी, और बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आता है वो मेरा निकल के आता है E माइनस IR। इसका मतलब है कि अगर बैटरी से करंट पास करना स्टार्ट कर दे, अगर किसी बैटरी से करंट पास करना स्टार्ट कर देगा तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो एक्चुअली इस केस में ईएमएफ से क्या होगा, कम होगा। ऐसा तब होगा जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। अगर बैटरी चार्ज हो रही है तो प्रॉपर्टी क्या लिखवाई थी, हायर पे करंट एंटर करेगा और लोअर से करंट वहां पे क्या होगा, बाहर आएगा। तो हायर से करंट एंटर कर रहा है, लोअर से करंट वहां पे बाहर आ रहा है। अब इक्वेशन क्या लिखोगे, अब इक्वेशन लिखोगे V1 हायर टू लोअर माइनस E। करंट के अलोंग जा रहे हो तो माइनस IR इक्वल्स टू V2। फिर से अगर चेक करोगे तो V1 माइनस V2 बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है E प्लस IR। क्लियर वहां पे। तो अगर हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस या तो E माइनस IR होगा या फिर E प्लस IR होगा। लेकिन अगर बैटरी से पास करने वाला करंट जीरो हो जाए, अगर बैटरी से कोई करंट पास नहीं करेगा तो ये वाली टर्म जीरो, ये वाली टर्म जीरो, और उस केस में V1 माइनस V2 किसके बराबर होगा, ये तुम्हारा सेल के ईएमएफ के बराबर होगा। तो ईएमएफ को हम डिफाइन क्या करते हैं, ईएमएफ जो है इसको हम बोलते जरूर है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन ईएमएफ को हमने क्या डिफाइन किया था, ईएमएफ को हम डिफाइन करते हैं वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन बाय द बैटरी पर यूनिट चार्ज। वहां पे हमने डिफाइन किया था ईएमएफ का मतलब क्या है, इट इज द वर्क डन बाय द बैटरी इन मूविंग।
a unit positive charge from lower potential plate to higher potential plate inside the battery. बैटरी के अंदर अगर मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लोअर पोटेंशियल प्लेट से हायर पोटेंशियल प्लेट लेके जाता हूं तो उस केस में मुझे 1 कूलम चार्ज पे जो वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा वही हमारा क्या होता है, ईएमएफ ई होता है। और नेक्स्ट डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी, ईएमएफ को हम डिफाइन करते हैं, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू प्लेट्स। ईएमएफ को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, ईएमएफ को हम डिफाइन कर रहे हैं, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू प्लेट्स व्हेन नो करंट इज पासिंग थ्रू इट। अगर बैटरी से पास करने वाला करंट वहां पे क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वही हमारा क्या होता है, ईएमएफ के बराबर होता है। अब देखो, अभी तक हमने कौन कौन सी टर्म को मेजर करना सीखा है। अभी एक तो हमने करंट को मेजर करना सीखा था। करंट को मेजर करने के लिए हमें जिस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत थी उसको हमने नाम दिया था एमीटर। फिर जब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो वहां पे हम यूज करते हैं वोल्टमीटर। अब मैं अगर बोलता हूं कि हमारे पास कोई बैटरी है, बैटरी का ईएमएफ ई, हर बैटरी का वहां पे कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। अब मैं बोलता हूं कि बैटरी के अक्रॉस मुझे बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर करना है। भाई ईएमएफ का मतलब क्या है, ईएमएफ का मतलब है बैटरी की प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैं अगर बोलता हूं कि मुझे बैटरी का ईएमएफ कैलकुलेट करना है और ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए हमने वोल्ट मीटर को डायरेक्टली यूज कर लिया। अब बताओ, वोल्ट मीटर जो रहेगा उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, लेकिन कुछ ना कुछ करंट वहां पे क्या होगा, पास कर जाएगा। और जैसे ही कुछ करंट पास करेगा तो हमें बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो एक्चुअल नहीं होगा और वो एक्चुअली ई से क्या होगा, कम होगा। क्लियर हुआ? देखो, जब हम वोल्ट मीटर की बात करते हैं तो वोल्ट मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, लेकिन हम वोल्ट मीटर को डायरेक्टली मेजर नहीं कर, वोल्ट मीटर को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। किसको मेजर करने के लिए, ईएमएफ मेजर करने के लिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम वोल्ट मीटर को डायरेक्टली यूज करेंगे तो सर्किट में करंट पास कर जाएगा, और अगर सर्किट में करंट पास कर गया तो हमें ईएमएफ नहीं मिलेगा, हमें रीडिंग जो मिलेगी पोटेंशियल डिफरेंस की वो ईएमएफ से कम मिलेगी या फिर ईएमएफ से क्या होगी, ज्यादा मिल जाएगी, है कि नहीं। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें तो ई मेजर करना है, और ईएमएफ हम तभी मेजर कर पाएंगे, ईएमएफ हम तभी मेजर कर पाएंगे जब बैटरी से कोई करंट पास ना करे। क्योंकि ईएमएफ का मतलब ही है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू प्लेट व्हेन नो करंट इज पासिंग थ्रू इट। अगर हमारे पास कोई बैटरी है और बैटरी ओपन है, अगर हमारे पास कोई बैटरी है, बैटरी ओपन है और उसके हमने दो एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लिया, तो वही हमारा वहां पे क्या होगा, ईएमएफ हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि बैटरी के ईएमएफ को हम वोल्ट मीटर से मेजर नहीं कर सकते। तो अब कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम ईएमएफ क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं? तो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट लिखो वहां पे पोटेंशियोमीटर। और ध्यान, पोटेंशियोमीटर पे भी कई बार आईआईटी में क्वेश्चन आ चुका है। अब पोटेंशियोमीटर को हम क्या डिफाइन करते हैं, तो पोटेंशियोमीटर को हम डिफाइन करते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट है, और इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम कर क्या सकते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम तीन चीजें मेजर कर सकते हैं। तो एक तो हम मेजर कर सकते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। तो पोटेंशियोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम तीन चीजें मेजर कर सकते हैं। एक मेजर कर सकते हैं हम सेल का ईएमएफ, दूसरा हम कंपैरिजन ऑफ दूसरा लिखो वहां पे कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। अगर हमारे पास दो सेल्स हैं अननोन
और दोनों के ईएमएफ को हमें कंपेयर करना है तो वहां पे हम पोटेंशियोमीटर को यूज करते हैं। और तीसरा जो यूज है पोटेंशियोमीटर का कि उसके थ्रू हम मेजर कर सकते हैं किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि पोटेंशियोमीटर के यूजेस क्या हैं, तो पोटेंशियोमीटर का 3 यूज है। पहला है टू मेजर द ईएमएफ ऑफ द सेल, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स, और तीसरा क्या है, वी कैन मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। कई बार क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि वोल्ट मीटर क्यों नहीं यूज कर सकते टू मेजर द ईएमएफ। तो आंसर क्या है, जब भी हम वोल्ट मीटर को यूज करेंगे तो उस केस में जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है वो ईएमएफ से हमें क्या मिलता है, कम मिलता है। तो ईएमएफ मेजर करने के लिए हम किसकी बात कर रहे हैं, पोटेंशियोमीटर की बात कर रहे हैं। अब पोटेंशियोमीटर बनता कैसा है, तो यहां पे इस तरह से एक फ्रेम है, यहां पे इस तरह से एक फ्रेम है, मेटल का होगा, और इस फ्रेम पे हमने क्या किया, एक वायर को लाके फिक्स कर दिया। जो भी फ्रेम है, फ्रेम पे हमने एक वायर को लाके फिक्स कर दिया। वायर की लेंथ L है, तो जिस वायर को लाके हमने फिक्स किया है, वायर का रेजिस्टेंस R है, लेंथ L है। तो यहां पे वायर का रेजिस्टेंस R, लेंथ कितनी है, L है। फिर यहां पे एक हमारे पास बैटरी है, और ये बैटरी हमारे पास नोन है, इसको बोलो E0। तो E0 वहां पे वो बैटरी है जिसका EMF हमें मालूम है। तो E0 वहां पे क्या है, E0 वहां पे है EMF ऑफ नोन बैटरी। अच्छा, अब जिस बैटरी का हमें EMF क्या करना है, कैलकुलेट करना है, जिस बैटरी का हमें EMF कैलकुलेट करना है उसको हम इस एंड पे लाके कनेक्ट करते हैं। लेकिन ध्यान ना, किस तरह से कनेक्ट करना है, ये बैटरी है, इस बैटरी का वहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। तो ये जो E है, ये E यहां पे अननोन है, और हमें अननोन बैटरी का EMF क्या करना है, फाइंड आउट करना है। कनेक्ट कैसे करना है, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव प्लेट वहां पे कनेक्ट होगी, नेगेटिव के साथ नेगेटिव वाला एंड जा रहा होगा। अच्छा, अब यहां पे साथ में एक गैल्वेनोमीटर दिया होता है, और साथ में यहां पे होती है एक स्लाइडिंग की, जिसको हम जॉकी बोलते हैं। तो अब यहां पे क्या हो गया, ये जो सर्किट है, इस सर्किट में पहले हम गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट नहीं करते हैं, यानी समझो कि जो स्लाइडिंग की है उसको अभी हमने टच नहीं कराया। अच्छा, गैल्वेनोमीटर की जो स्लाइडिंग की है उसको हम इस मेटेलिक वायर पे भी टच नहीं कर रहे हैं। अगर टच नहीं कर रहे हैं इसका मतलब है कि ये पार्ट मेरा वहां पे ओपन है। अब ये बैटरी अगर अभी आई करंट सप्लाई कर रही है तो पूरा का पूरा आई करंट इस पाथ को क्या कर रहा होगा, फॉलो कर रहा होगा, और किरचॉफ लॉ यूज करोगे तो आई की वैल्यू हो जाएगी E0/R। क्लियर? हमें करना क्या है, जिस अननोन बैटरी का EMF हमें कैलकुलेट करना है उसके इस एंड पे हमने गैल्वेनोमीटर लगाया और यहां पे एक स्लाइडिंग की ली, और इस स्लाइडिंग की को हमने क्या किया, इस मेटेलिक वायर पे टच कर दिया। अब जैसे ही हम इसको मेटेलिक वायर पे टच करेंगे, ये भी क्लोज हो गया, ये भी क्लोज हो गया। इसका मतलब है करंट यहां पे भी पास कर सकता है, करंट अब क्या होगा, इस क्लोज लूप में भी पास कर सकता है। अब एक्सपेरिमेंट में हम करते क्या है, ये जो स्लाइडिंग की है, इस स्लाइडिंग की को हम मूव कराते हैं, और कब तक मूव कराते हैं, हमें मूव कराना है जब तक गैल्वेनोमीटर वहां पे नल डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है। इससे पहले हमने डिफाइन किया था कि गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है और ये इंस्ट्रूमेंट करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। अगर इससे कोई करंट पास करता है तो उसके प्रोपोर्शनली उसकी निडल वहां पे क्या कर जाती है, डिफ्लेक्ट कर जाती है। तो अगर यहां पे कोई करंट पास करेगा तो गैल्वेनोमीटर वहां पे डिफ्लेक्ट कर जाएगा, लेकिन यहां पे जब हम स्लाइडिंग की को मूव करा रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। अच्छा,
हमने स्लाइडिंग की को मूव कराया, कब तक मूव कराया? जब तक गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है। जिस जगह गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करेगा उस लेंथ को हम बोलते हैं x, और ये जो x रहता है इसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ। इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ। तो बैलेंसिंग लेंथ वो लेंथ होगी जिस पे गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करेगा। गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब है इस ब्रांच से कोई करंट पास नहीं करना चाहिए। अब बताओ, अगर इस बैटरी ने आई करंट सप्लाई किया और करंट का कुछ भी पार्ट यहां पे डिवाइड हो गया, तो बताओ वो करंट वापस आएगा कि नहीं आएगा? और करंट अगर वापस आएगा गैल्वेनोमीटर से तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट कर जाएगा। सिमिलरली अगर इस बैटरी ने कोई करंट सप्लाई किया तो वापस करंट आएगा, और करंट अगर वापस आया तो गैल्वेनोमीटर अगेन क्या होगा? डिफ्लेक्ट कर जाएगा। गैल्वेनोमीटर अगर डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि अब यह आई करंट पूरा इस पाथ को फॉलो करेगा, और ये जो बैटरी रहेगी ये बैटरी कोई करंट सप्लाई नहीं करेगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि दिस बैटरी सप्लाइज नो करंट, क्योंकि ये करंट अगर सप्लाई करेगी तो गैल्वेनोमीटर वहां पे क्या कर जाएगा? डिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो नल डिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि इस बैटरी से कोई करंट पास नहीं कर रहा है, जो भी करंट है वो ऊपर लूप से क्या कर गया? पास कर गया। अब यहां पे एक पॉइंट लो, इस पॉइंट का पोटेंशियल V1, यहां पे एक पॉइंट लो, इस पॉइंट का पोटेंशियल V2। अच्छा, ये अगर V1 है तो ये V1 होगा, और ये अगर V2 है तो ये भी तुम्हारा वहां पे क्या होगा? V2 होगा। गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं कर रहा है, तो यहां पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप तो होगा नहीं, तो ये V2, तो ये भी तुम्हारा वहां पे क्या हो गया? V2 हो गया यहां पे। अच्छा, अब बताओ, यहां से अगर मैं यहां ओम्स लॉ यूज करूं तो V1 माइनस V2 पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम लिखते हैं करंट इनटू रेजिस्टेंस। बताओ इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? तो R बाय L होता है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। यहां पे X लेंथ का चाहिए तो रिजल्ट हो जाएगा R बाय L इंटू X। देखो है कि नहीं वहां पे? V1 माइनस V2 किसके बराबर होगा? ये होगा I इंटू R। R हमें इस पार्ट का रेजिस्टेंस लेना है, और इस पार्ट का रेजिस्टेंस हो जाएगा R बाय L इंटू क्या हो गया? X। इसको बोलो इक्वेशन 1। अच्छा, अब अगले स्टेप में क्या करो? V1 से V2 जाओ, जरा V1 से V2 जाओ तो क्या लिखोगे? V1, यहां पे हम बैटरी के क्रॉस जा रहे हैं हायर टू लोअर, माइनस E। ध्यान रखना, इस रेजिस्टेंस से कोई करंट पास नहीं कर रहा है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे 0 इक्वल्स टू क्या हो गया? V2। तो V1 माइनस V2 किसके बराबर आ गया? E के बराबर आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करोगे तो E इक्वल्स टू R बाय L इंटू एक्स। आई की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं E0 बाय R। R से R मेरा क्या हो गया? कैंसल आउट हो गया, और रिजल्ट हमारा क्या निकल के आ रहा है कि जो भी अननोन बैटरी है उसका EMF हो जाएगा वहां पे E0 इंटू एक्स बाय एल। तो लैब में जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हमारा पर्पस क्या होता है? हमारा पर्पस होता है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना, क्योंकि ये जो वायर है, ये वायर की लेंथ, तो क्वेश्चन ये वायर की लेंथ तो हम लैब में क्या कर लेंगे? मेजर कर लेंगे। तो जनरली एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म करते हैं तो ये वायर की लेंथ गिवन होती है। इस बैटरी का EMF मालूम है, E0 मालूम है, L मालूम है। एक बार हमने बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट कर ली, तो इस फॉर्मूले से वी कैन कैलकुलेट द EMF ऑफ दिस अननोन सोर्स, या EMF ऑफ दिस अननोन, या अननोन EMF ऑफ दिस बैटरी। देखो है कि नहीं वहां पे? तो जब भी हमें बैटरी, अननोन बैटरी का EMF फाइंड आउट करना होगा तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे E0 इंटू एक्स बाय एल। क्लियर? तो एक तो ये था फॉर्मूला जिसके थ्रू हम EMF मेजर करते हैं। दूसरा मैंने क्या बोला? पोटेंशियोमीटर के थ्रू
हम दो अननोन बैटरी के ईएमएफ को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अब कैसे कंपेयर करेंगे, पहले हमने क्या किया, E1 बैटरी लगाई, पहले हमने यहां पे E1 बैटरी लगाई, फिर से स्लाइडिंग की को मूव कराया, बैलेंसिंग लेंथ हमें x1 मिल गई। तो अब मैंने इक्वेशन क्या लिखी, इक्वेशन लिखी E इक्वल्स टू E0 x1 बाय L। फिर अगले स्टेप में मैंने यहां पे E2 बैटरी लगाई, सेकंड बैटरी लगाई जिसका ईएमएफ नहीं मालूम था। अब उसके करस्पॉन्डिंग मुझे बैलेंसिंग लेंथ वहां पे कितनी मिल गई, x2 मिल गई। तो E2 की वैल्यू क्या होगी, E2 की वैल्यू हो जाएगी E0 इंटू x2 बाय L। तो E1 जो रहेगा वो हो जाएगा E0 इंटू x1 बाय L, E2 की वैल्यू हो जाएगी E0 इंटू x2 बाय L। अब इन दोनों इक्वेशन को वहां पे डिवाइड कर दो। बताओ, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो फॉर्मूला आता है E1 बाय E2 इक्वल्स टू x1 बाय x2। तो ये एक फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले के थ्रू हम दो अननोन बैटरी के ईएमएफ को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। x1 और x2 वहां पे क्या है, हमारी बैलेंसिंग लेंथ है। क्लियर? अब तीसरा यूज क्या है, तीसरा यूज है वहां पे कि पोटेंशियोमीटर के थ्रू हम इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। वायर का रेजिस्टेंस R था, लेंथ वहां पे L थी। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब मुझे बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो अब जो सर्किट रहता है वो सर्किट फिर से ड्रॉ करेगा। यहां पे ये अभी की को टच नहीं कर रहे हैं, है ना। यहां पे हम लोग एक और रेजिस्टेंस लगाते हैं, यहां पे हम लोग एक और रेजिस्टेंस को लगाते हैं, इस रेजिस्टेंस को बोलो R डैश। तो अब जो सर्किट रहेगा, एक तो ये सर्किट रहेगा जिसमें नोन बैटरी लगी है, फिर यहां पे अननोन बैटरी थी, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R मुझे वहां पे क्या करना था, कैलकुलेट करना था। तो मैंने यहां पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R डैश लगाया और साथ में मैंने यहां पे की लगा दी, और ये की मेरी ओपन है। इस की को ओपन रखते हुए यहां पे हम स्लाइडिंग वायर को क्या कर रहे हैं, या स्लाइडिंग की को टच करा रहे हैं। तो फर्स्ट केस में मैंने क्या किया, फर्स्ट केस में मैंने इस की को ओपन कर दिया। की को ओपन करने के बाद मैंने यहां पे गैल्वेनोमीटर की गैल्वेनोमीटर जो स्लाइडिंग वायर कनेक्टेड था, जॉकी कनेक्टेड था, उसको हमने इस वायर पे मूव कराया। कब तक मूव कराया, जब तक कि गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है। और मान लो उस टाइम पे बैलेंसिंग लेंथ हमें x1 मिली। क्लियर? तो फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया जब ये की ओपन थी, गैल्वेनोमीटर ने नल डिफ्लेक्शन शो किया। अच्छा, गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करेगा तो ये बैटरी अगर आई करंट सप्लाई कर रही है तो बताओ करंट का कुछ भी पार्ट, अब बताओ मुझे करंट का कुछ भी पार्ट नीचे जाएगा क्या, कि करंट का कुछ भी पार्ट नीचे गया तो गैल्वेनोमीटर से बाहर आएगा, और जैसे ही गैल्वेनोमीटर से बाहर आएगा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसका मतलब है पूरा का पूरा आई करंट अभी इसी पाथ को फॉलो कर रहा होगा। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई की वैल्यू हो गई E0 बाय R। फिर अच्छा, इस बैटरी की बात करें, बताओ ये जो बैटरी है, ये बैटरी करंट सप्लाई करेगी क्या? नीचे वाला पार्ट तो ओपन है, नीचे वाला पार्ट अगर ओपन है इसका मतलब नीचे तो कोई करंट जा नहीं सकता। लेकिन अगर इस साइड लूप में उसने करंट भेजा, अगर उसने यहां पे करंट भेजा तो गैल्वेनोमीटर से वापस आएगा, और गैल्वेनोमीटर से वापस आएगा तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट कर जाएगा। हमें हमारी प्रॉपर्टी क्या है कि गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है और करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिफ्लेक्शन होता है। तो इसका मतलब है कि यहां से अगर कोई करंट पास नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि ये बैटरी अभी कोई करंट सप्लाई नहीं कर रही है, ना तो ऊपर सप्लाई कर सकती है ना नीचे सप्लाई कर सकती है। अब अगले स्टेप में फिर से क्या लिखोगे, V1 माइनस V2 होता है I इंटू R। R क्या हो जाएगा, R हो जाएगा वहां पे
R बाय एल इंटू x1। अब बैलेंसिंग लेंथ x1 है, तो x1 लेंथ का रेजिस्टेंस देखो यही है कि नहीं है वहां पे। अगले स्टेप में I की वैल्यू पुट कर दो तो रिजल्ट हो जाएगा ई नॉट, आर आर कैंसिल आउट होगा, तो ई नॉट इंटू x1 बाय एल। देखो यही कि नहीं वहां पे। अच्छा, अब यहां से आ जाओ, यहां से आ जाओगे तो V1 हायर टू लोअर माइनस ई, यहां पे कोई करंट पास नहीं कर रहा है, तो V2 के बराबर V1 माइनस V2E, ये हो गई इक्वेशन 2। दोनों को इक्वेट कर दो तो पहला जो रिजल्ट हमने डिराइव किया था वैसे ही निकल के आ गया। E इक्वल्स टू कितना निकल के आ गया, E नॉट इंटू x1 बाय एल। अब ध्यान ना, x1 मेरी बैलेंसिंग लेंथ है, x1 मेरी यहां पे क्या है, बैलेंसिंग लेंथ है ये। लेकिन ये बैलेंसिंग लेंथ कब है, जब ये स्विच हमारा वहां पे क्या था, ओपन था। अब अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, इस स्विच को अब हम यहां पे क्लोज कर रहे हैं। स्विच को हमने क्लोज किया, फिर से हमने गैल्वेनोमीटर के जो स्लाइडिंग की कनेक्टेड थी इसको मूव कराया। कब तक मूव कराया, जब तक गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है। जिस टाइम पे गैल्वेनोमीटर ने नल डिफ्लेक्शन शो किया उस लेंथ को मैंने बोला x2। तो x2 जो है, x2 मेरी अगेन बैलेंसिंग लेंथ है, लेकिन x2 बैलेंसिंग लेंथ है जब की मेरी क्या है, क्लोज्ड है। तो x1 थी बैलेंसिंग लेंथ, x1 थी मेरी बैलेंसिंग लेंथ व्हेन द स्विच इज ओपन, व्हेन k डैश इज ओपन, और x2 मेरी बैलेंसिंग लेंथ है व्हेन k डैश की इज क्लोज्ड। तो एक बार की तुम्हारी ओपन है, दूसरे केस में की तुम्हारी वहां पे क्या है, क्लोज्ड है। अच्छा, की क्लोज करोगे तो बताओ फिर से, ये जो आई करंट रहेगा, आई का कुछ भी पार्ट नीचे गया क्या, नीचे गया तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हो जाएगा वापस आने में। इसका मतलब कि ये आई करंट फिर से इसी पाथ को क्या कर रहा होगा, फॉलो कर रहा होगा, तो ये रिजल्ट एप्लीकेबल हो गया। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, ये रिजल्ट भी एप्लीकेबल हो गया, लेकिन अब ये चेक करो कि ये जो बैटरी है, बताओ ये बैटरी यहां पे करंट सप्लाई कर सकती है, नहीं कर सकती है। क्योंकि ये बैटरी अगर मान लो I डैश करंट सप्लाई कर रही है तो करंट का कुछ भी पार्ट ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर गया तो गैल्वेनोमीटर से वापस आएगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो इसका मतलब कि ये बैटरी अगर I डैश करंट सप्लाई करेगी तो I डैश करंट इस पाथ को फॉलो कर रहा होगा। अब I डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, I डैश की वैल्यू हो जाएगी, किरचॉफ लॉ यूज करो, E अपॉन दोनों सीरीज में, तो ये हो जाएगा E अपॉन R डैश प्लस R। देखो ये करंट है कि नहीं है, जो नीचे वाली बैटरी से क्या कर रहा होगा, नीचे वाले लूप से पास कर रहा होगा। अच्छा, V2 से V1 तक जाओ तो क्या लिखोगे वहां पे लिखोगे V2 माइनस I डैश R लोअर टू हायर प्लस E इक्वल्स टू V1। तो V1 माइनस V2 जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होगा E माइनस I डैश R। देखो है कि नहीं वहां पे। तो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा बैटरी के क्रॉस वो हो जाएगा E माइनस I डैश R। I डैश की वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा E इंटू R अपॉन R डैश प्लस R। देखो इसको हम इक्वेशन 4 बोल सकते ही नहीं बोल सकते। अच्छा, V1 माइनस V2, बताओ V1 माइनस V2 इसको अब क्या लिखें वहां पे, बोलो। अब बताओ V1 माइनस V2, बताओ उसको हम क्या लिखें वहां पे। इस इक्वेशन में अगर जाओगे तो V1 माइनस V2 इसकी जगह बताओ क्या लिख सकते हो, इसकी जगह लिख सकते हो वहां पे, देखो यही था कि नहीं था वहां पे, V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 वैल्यू चेक करो यार, V1 माइनस V2 था वहां पे I इंटू इतना, बाद में हमने I की वैल्यू पुट करी थी, R कैंसिल आउट हुआ था। तो चेक करो इसको हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, E नॉट इंटू x1 बाय एल। अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में हो जाएगा E नॉट इंटू x1 बाय एल।
अच्छा, इस E की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? इस E की जगह पुट कर सकते हैं E नॉट इंटू x1 बाय एल माइनस E की वैल्यू पुट कर दो तो E की जगह पुट कर दोगे E नॉट इंटू x1 R बाय एल इंटू R डैश प्लस R। देखो चेक करो इतना है कि नहीं वहां पे। तो अगले स्टेप में E नॉट बाय एल तो कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो चेक करो यार वैल्यू वहां पे जो वैल्यू निकल के आ रही है एक बार चेक करो वहां पे। रिजल्ट वहां पे क्या निकल के आ गया एक बार देखो यार फिर से। जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो जाएगा वहां पे कितना V2, फिर हो जाएगा माइनस आई डैश आर प्लस वहां पे क्या हो गया E। एक बार चेक करो यार रिजल्ट, देखो इक्वेशन सही लिखी लिखी यहां पे। जो भी करंट आई डैश रहेगा वो हो जाएगा E अपॉन हो गया आर डैश प्लस आर। अब मैं अगर यहां से यहां पोटेंशियल डिफरेंस ले रहा हूं तो वो हो जाएगा कितना V1 माइनस V2, ये हो जाएगा E माइनस आई डैश आर। देखो है कि नहीं वहां पे। और अगले स्टेप में V1 माइनस V2 इसकी जगह हमने पुट कर दिया E माइनस आई डैश की जगह पुट कर दिया E इंटू आर अपॉन आर डैश प्लस आर। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, अब क्या चीज चेंज आएगी वो देखो जरा वहां पे। तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन तो तुम्हारी वहां पे क्या हो गई 4 हो गई, देखो है कि नहीं वहां पे। अब अगले स्टेप में यहां पे जो बैलेंसिंग लेंथ मिली है वो बैलेंसिंग लेंथ x2 मिली है। तो अब मैं अगर V1 से V2 जाऊंगा तो इक्वेशन क्या लिखूंगा V1 माइनस V2 किसके बराबर होगा I इंटू R। अब ये जो R रहेगा वो हो जाएगा R बाय एल इंटू x2। देखो है कि नहीं वहां पे। और I की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? I की जगह हम लोग लिख सकते हैं E नॉट बाय R। तो R से R वहां पे क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। ध्यान ना, अब बैलेंसिंग लेंथ x2 है। तो अगले स्टेप में इन दोनों को इक्वेट करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा E नॉट इंटू x2 बाय एल। देखो है कि नहीं वहां पे। E वहां पे क्या था EMF था, तो E की जगह हम लोग लिख सकते हैं E नॉट बाय एल इंटू x1 माइनस E की वैल्यू पुट करोगे तो E नॉट इंटू x1 R अपॉन एल इंटू आर डैश प्लस आर। देखो यही वैल्यू है कि नहीं वहां पे। अब अगले स्टेप में E नॉट बाय एल तुम्हारा कैंसिल आउट होगा, रिजल्ट होगा x2 इक्वल्स टू x1 माइनस x1 R अपॉन R डैश प्लस R। देखो है कि नहीं वहां पे। E नॉट बाय एल कैंसिल आउट हो जाएगा, x2 इक्वल्स टू x1 माइनस x1 R अपॉन R डैश प्लस R। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मुझे फाइंड आउट करना है वहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस R। तो इक्वेशन तुम्हारी वहां पे क्या बन गई वहां पे। अब बेसिकली हमें क्या करना है, टर्म को वहां पे सेपरेट आउट करना है। तो टर्म को अगर सेपरेट आउट करोगे तो रिजल्ट वहां पे हो जाएगा x1 इंटू आर अपॉन आर डैश प्लस आर। अच्छा, किसी चीज से डिवाइड कर सकते हैं क्या? x1 से डिवाइड कर दें, वहां पे x1 से डिवाइड कर दें तो इक्वेशन हो जाएगी x2 बाय x1, है ना, 1 माइनस आर अपॉन आर डैश प्लस आर। देखो आएगा कि नहीं आएगा। x1 से दोनों साइड डिवाइड कर दो तो रिजल्ट हो जाएगा x2 बाय x1 1 माइनस आर डैश। अब वैल्यू क्या हो जाएगी x2 माइनस x1, एलसीएम लोगे तो r डैश प्लस आर माइनस आर अपॉन आर डैश प्लस आर। ये r क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे। तो अब वैल्यू क्या निकल के आ गई? अब वैल्यू यहां पे निकल के आ जाएगी कितनी
आर डैश प्लस आर अपॉन आर डैश इक्वल्स टू x1 बाय x2। देखो आ गया कि नहीं आ गया यहां पे इतना? इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे, इसको इधर लेके जाओगे तो आर डैश प्लस आर बाय आर डैश x1 बाय x2। अब अगले स्टेप में वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको फिर सिंप्लीफाई कर दो तो 1 प्लस आर बाय आर डैश x1 बाय x2, 1 उधर जाएगा तो -1। इसका मतलब है कि जो भी r रहेगा वो हो जाएगा r डैश x1 माइनस x2 अपॉन x2। तो जब इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम किसी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। वहां पे देखो है कि नहीं? वहां पे आर डैश क्या है? आर डैश तो वो रेजिस्टेंस है जो हमने लगाया था, तो उसकी वैल्यू मालूम है। अब x1 क्या है? x1 बैलेंसिंग लेंथ थी जब की मेरी ओपन थी। फिर अगले स्टेप में हमने की को क्लोज किया, बैलेंसिंग लेंथ मुझे मिली x2। तो x1 x2 की वैल्यू अगर मालूम है तो इस फॉर्मूले से हम किसी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो यही हमारी पोटेंशियोमीटर की थ्योरी है। और देखोगे मॉड्यूल में, बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए होते हैं पोटेंशियोमीटर के, और इससे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है एक्चुअली। क्लियर? तो अब तुम लोगों को उससे जो पोटेंशियोमीटर से जो रिलेटेड क्वेश्चन है, अब तुम्हें वहां पे सॉल्व करके देखना है। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट आता है वो आता है तुम्हारा मीटर ब्रिज। अब जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है वो आता है तुम्हारा मीटर ब्रिज। अब जब मीटर ब्रिज की बात करते हैं तो इस तरह से वहां पे मेटेलिक फ्रेम होता है, इस तरह से वहां पे मेटेलिक फ्रेम है। तो इस तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये है हमारा वहां पे मेटेलिक फ्रेम। और इस मेटेलिक फ्रेम पे यहां पे 2 स्क्रू होते हैं। ये फ्रेम मेटल का है और इसके बीच में हम एक वायर को लाके फिक्स करते हैं। ये जो वायर मैंने लाके फिक्स किया है, इसकी लेंथ जनरली 1 मीटर होती है। इस वायर का रेजिस्टेंस मान लो R। तो ये जो वायर है, इस वायर का रेजिस्टेंस वहां पे क्या है? R है। तो R वायर का रेजिस्टेंस है जिसको हमने इन दोनों के बीच में लाके फिक्स किया है। फिर यहां पे होता है एक रेजिस्टेंस बॉक्स। तो यहां पे इसको लिखो रेजिस्टेंस बॉक्स। तो यहां पे बेसिकली हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, है ना? और यहां पे जो रहता है, यहां पे हम लगाते हैं अननोन रेजिस्टेंस जिसको हमें मेजर करना है। तो यहां पे हम यूज करेंगे वो रेजिस्टेंस जिसको हमें क्या करना है? मेजर करना है, या जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर? तो जो अननोन रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू हमें यहां पे क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है वहां पे। अच्छा, अब मान लो यहां पे कि जो रेजिस्टेंस बॉक्स है उसका रेजिस्टेंस R1 है। जो रेजिस्टेंस बॉक्स है वहां पे हमने जो रेजिस्टेंस यूज किया है वो यूज किया R1, ये मालूम है। और जो अननोन रेजिस्टेंस है, मान लो उसकी वैल्यू यहां पे R2 है, और हमें R2 क्या करना है? फाइंड आउट करना है। अब यहां पे एक बैटरी लगी होती है, यहां पे इस तरह से एक बैटरी लगी होगी, साथ में वहां पे कनेक्टेड होगा यहां पे गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के इस एंड पे जॉकी या एक स्लाइडिंग की कनेक्टेड होगी।
अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, की को क्लोज करते हैं, और जैसी की को क्लोज करते हैं तो ये जो बैटरी रहती है ये बैटरी करंट सप्लाई करना स्टार्ट कर देती है। अब जैसे ये बैटरी करंट सप्लाई करेगी तो ये जो स्लाइडिंग की रहती है इसको मूव कराते हैं, और कब तक मूव कराते हैं, जब तक कि ये गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है। अब जिस जगह गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करेगा, मान लो वो लेंथ मेरी वहां पे क्या हो गई, एक्स हो गई वहां पे। जब गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करेगा तो वो जो लेंथ रहेगी वो लेंथ मेरी वहां पे क्या रह गई, एक्स रह गई वहां पे। अच्छा, गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब है कि इससे कोई करंट पास नहीं कर रहा है। और बताओ ये जो सर्किट है, अब ये सर्किट एक व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह बन गया कि नहीं बन गया। इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो वहां पे बी, इसको नाम दो सी, इसको नाम दो डी। अब ये जो सर्किट रहेगा, इस सर्किट को अगर मैं रीड्रॉ करूं तो यहां पे पॉइंट ए से एक वायर जिसका रेजिस्टेंस R1, फिर यहां पे B इसका रेजिस्टेंस R2, यहां पे गैल्वेनोमीटर, फिर यहां पे एक वायर होगा इसका रेजिस्टेंस R3, यहां पे जो वायर रहेगा इसका रेजिस्टेंस R4। और देखो जो भी बैटरी है, बैटरी किसके बीच में कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है बिटवीन पॉइंट ए एंड डी। देखो है कि नहीं वहां पे। तो जो भी रेजिस्टेंस है यानी बैटरी कनेक्टेड है ए और डी के बीच में। और बताओ गैल्वेनोमीटर अगर नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब है कि बताओ ये जो सर्किट है ये सर्किट बैलेंस्ड है कि नहीं है। और सर्किट अगर बैलेंस था तो वहां पे याद होगा इसको हमने डिफाइन किया था R1, इसको हमने बोला था R2। वहां पे ये रेशो बाय ये रेशो किसके बराबर था, ये रेशो इस साइड के रेजिस्टेंस का रेशो अपॉन इस साइड के रेजिस्टेंस का रेशो। देखो है कि नहीं वहां पे। अब इस फॉर्मूले को यूज करो, इस साइड का रेजिस्टेंस कितना R1, यहां पे रेजिस्टेंस कितना होगा, तो R3 की वैल्यू होगी R बाय एल इंटू एक्स। R बाय एल, R पूरे वायर का रेजिस्टेंस है, L लेंथ है, तो R बाय एल का मतलब हो गया रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इंटू एक्स। किसके बराबर, तो ये बराबर हो जाएगा वहां पे R2 बाय R4। तो R2 हमें कैलकुलेट करना है और R4 का मतलब हो जाएगा R बाय एल, और ये जो लेंथ रहेगी ये लेंथ हो जाएगी L माइनस एक्स। तो अगले स्टेप में R बाय एल तुम्हारा कैंसल आउट होगा, और जो भी अननोन रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला हो जाएगा R1 इंटू एल बाय एक्स माइनस 1। देखो चेक करो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहां पे R बाय एल कैंसल आउट हो जाएगा, R2 की वैल्यू हो जाएगी L बाय एक्स माइनस 1। देखो है कि नहीं वहां पे। तो इस फॉर्मूले को जब यूज करोगे तो हम R2 जो अननोन रेजिस्टेंस दिया है उसकी वैल्यू यहां पे हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर लो, और देख लेना वहां पे। वैसे बेसिकली हम क्या बोलते हैं, मीटर ब्रिज जो है, मीटर ब्रिज किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, मीटर ब्रिज वर्क करता है व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे। लेकिन मीटर ब्रिज पे भी अगर तुम देखोगे तो कम से कम लास्ट 15 ईयर में, लास्ट अगर 15 या 20 ईयर्स के क्वेश्चन देखोगे तो एटलीस्ट 7 to 8 टाइम मीटर ब्रिज पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्लियर। तो अब जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल के क्वेश्चन तुम्हें वहां पे क्या करने, ट्राई करना है। मैंने एक रफ आइडिया दिया है कि मीटर ब्रिज कुछ इस तरह से होता है। बाकी जो तुम्हारे लैब के मैनुअल होते हैं तो उसमें प्रॉपर सेटअप, प्रॉपर उन चीजों का नाम दिया होगा। क्लियर। अब मैं लास्ट में क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं पोटेंशियोमीटर का, और देखो ये मॉड्यूल में दिया हुआ है क्वेश्चन, तो मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूं, उसके बाद फिर इसको अपन सॉल्व करते हैं।
अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है इन अ पोटेंशियोमीटर सर्किट, in a potentiometer circuit, two wires of same material of resistivity rho, one of radius of cross section A and other of radius of cross section 2A are joined in series. They are of length L and 2L respectively. This combination act as potentiometer wire of length 3L. The EMF of the cell in the primary circuit is E and internal resistance is rho L upon 2 pi A square. This cell is connected to the potentiometer. This cell is connected to a potentiometer wire by a conducting wire of negligible resistance with positive terminal of the cell connected to 1 and A of the longer wire. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास प्राइमरी सर्किट में एक सेल है और इस सेल का ईएमएफ E है, इसका वहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस भी है और जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला वहां पे दिया हुआ है कितना, रो एल अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर। तो ये हमारे इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। अच्छा, अब ये जो सेल है, इस सेल को हम कर रहे हैं, इस सेल को हम कनेक्ट कर रहे हैं विथ अ पोटेंशियोमीटर वायर। किस एंड को कनेक्ट कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वहां पे, द सेल इज कनेक्टेड टू द पोटेंशियोमीटर वायर बाय अ कंडक्टिंग वायर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस विथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल कनेक्टेड टू वन एंड ऑफ द लॉन्गर वायर। तो जो लॉन्गर वायर है उससे कनेक्टेड है और हमने क्या डिफाइन किया है कि जो लॉन्गर वायर है उसका रेडियस डबल है। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, दो वायर हैं, एक वायर की लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन अ पोटेंशियोमीटर सर्किट टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, रेजिस्टिविटी सेम है, वन ऑफ रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन A, जिसका रेडियस A है उसकी लेंथ L है, जिसका रेडियस 2A है, इसका रेडियस 2A, इसकी लेंथ 2L। फिर यहां पे एक और वायर, लेकिन इसका रेडियस A, इसकी लेंथ L। इस तरह से हमने पोटेंशियोमीटर फॉर्म किया। अभी तक पोटेंशियोमीटर में हम एक सिंगल वायर यूज करते थे, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, जो पोटेंशियोमीटर वायर हमने यूज किया है पोटेंशियोमीटर में, वो यहां पे डिफरेंट थिकनेस से मिलके बना है। अब जो अननोन बैटरी रहेगी, बताओ उसको यहां पे हम कनेक्ट करेंगे नहीं कनेक्ट करेंगे वहां पे, तो ये अननोन बैटरी है जिसको हम यहां पे कनेक्ट करेंगे, है कि नहीं। कनेक्शन कैसे किया जाता है, जो एंड पॉजिटिव से वही एंड वहां पे अननोन का भी क्या होगा, पॉजिटिव एंड से कनेक्ट किया जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द मैक्सिमम वोल्टेज विच कैन बी बैलेंस्ड ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर। तो सबसे पहले दोनों का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2। अच्छा, अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था रो L अपॉन एरिया। एरिया क्या होगा, पाई इंटू 2A का स्क्वायर। तो अगले स्टेप में ये हो जाएगा रो L अपॉन 2 पाई A स्क्वायर, इसका मतलब R के बराबर। देखो है कि नहीं वहां पे, रो 2L अपॉन पाई इंटू 2A का स्क्वायर, ये 2। अब R2 क्या होगा, R2 की वैल्यू होगी रो इंटू L अपॉन पाई A स्क्वायर। इसको अगले स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, तो ये 2R बन गया कि नहीं बन गया, वहां पे चेक करो। तो इसको हमने स्मॉल r के टर्म में लिख दिया। अच्छा, अब यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा गैल्वेनोमीटर और वहां पे फॉर्मूला याद होगा, जो भी अननोन बैटरी थी उसका फॉर्मूला था E0 इंटू एक्स बाय एल। अगर अननोन बैटरी का ईएमएफ ज्यादा है, E0 तो कांस्टेंट है,
एल भी कांस्टेंट है, तो ये रिजल्ट क्या बताता है कि अगर अननोन बैटरी का ईएमएफ ज्यादा होगा तो बैलेंसिंग लेंथ भी हमें क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। वहां पे मैक्सिमम बैलेंसिंग लेंथ कहां तक जा सकती है, मैक्सिमम बैलेंसिंग लेंथ इसके एंड तक जा सकती है वहां। अच्छा, उस केस में करंट कितना पास कर रहा होगा, करंट पास करेगा ई। ये सभी रेजिस्टेंस मेरे सीरीज में, इससे तो कोई करंट पास नहीं करता है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, ई 2R प्लस आर प्लस आर, तो ये हो जाएगा ई बाय 4R। देखो है कि नहीं वहां पे। अब अगले स्टेप में हम क्या करें, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखें, ये V1 ये V2। अच्छा, ओम्स लॉ यूज करोगे तो V1 माइनस V2 ये हो जाएगा I इंटू रजिस्टेंस कितना 2R प्लस R, ये हो जाएगा 3R। I की वैल्यू पुट कर दो, R R कैंसल आउट होगा, तो रिजल्ट हो जाएगा 3E/4। जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे भी होगा। देखो है कि नहीं वहां पे। इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि करंट पास नहीं करेगा। तो जो अननोन बैटरी है उसका ईएमएफ मैक्सिमम जो आ सकता है वो आ सकता है 3E/4। इसका मतलब है कि जो हमने बैटरी लगाई है, अगर इसका ईएमएफ 3E/4 से कम है या उसके बराबर है, तब तो ये पोटेंशियोमीटर वर्क करेगा। वर्क करने का मतलब है कि हमें बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी। लेकिन अगर ई डैश की वैल्यू 3E/4 से ज्यादा है तो उस केस में हमें बैलेंसिंग लेंथ नहीं मिलेगी। तो क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में यही बोल रहा है, द मैक्सिमम वोल्टेज विच कैन बी बैलेंस्ड ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर इज। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द बैलेंसिंग लेंथ मेजर्ड फ्रॉम पॉइंट ए, इसको पॉइंट ए बोला है। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, द बैलेंसिंग लेंथ मेजर्ड फ्रॉम पॉइंट ए ऑब्टेन्ड इन मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल ऑफ ईएमएफ E/2। अब वो क्या बोल रहा है कि यहां पे हमने अब जो बैटरी लगाई है वो लगाई है E/2 की। तो बताना है कि अगर E/2 की बैटरी होगी तो बैलेंसिंग लेंथ कहां पे मिलेगी। अगर E/2 की बैटरी है तो बैलेंसिंग लेंथ कहां मिलेगी, इस वायर के अंदर मिलेगी या इस वायर के अंदर मिलेगी। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि अगर मान लो बैलेंसिंग लेंथ हमें इसके एंड पे मिल जाए, मान लो बैलेंसिंग लेंथ हमें इसके एंड पे मिल जाए, तो इक्वेशन क्या लिखोगे, इक्वेशन लिखोगे यहां पे ये V1 ये V2। तो अब इक्वेशन आएगी V1 माइनस V2, ये हो जाएगा I इंटू इसका रेजिस्टेंस R। देखो है कि नहीं है। अब I की जगह पुट कर दो तो ये हो जाएगा E/4 और ये हो जाएगा E डैश। इसका मतलब है कि अगर जिस बैटरी की हम बात कर रहे हैं, अननोन बैटरी की, अगर उसका EMF E/4 होगा तो बैलेंसिंग लेंथ इस वायर के एंड पे मिलेगी। लेकिन हम जिस EMF की बात कर रहे हैं वो EMF E/2 है, E/4 से ज्यादा है। इसका मतलब है कि बैलेंसिंग लेंथ और राइट में मिलेगी। तो अब जो बैलेंसिंग लेंथ है वो मान लो यहां कहीं मिल रही है इस वायर में। मान लो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस y है, तो जो बैलेंसिंग लेंथ रहेगी x, उसका फॉर्मूला क्या होगा, बैलेंसिंग लेंथ का फॉर्मूला होगा 2L प्लस y। अच्छा, बैलेंसिंग लेंथ अगर यहां से y डिस्टेंस पे मिल रही है, किस एंड से, जो थिक वायर है उससे y डिस्टेंस पे हमने माना है, तो अब इक्वेशन क्या लिखोगे, अब यहां पे पोटेंशियल मान लो पोटेंशियल V2। अब इक्वेशन क्या लिखोगे, V1 माइनस V2, ये हो जाएगा I इंटू R। R क्या हो जाएगा, R हो जाएगा एक तो R1 प्लस 2R/L इंटू Y। देखो चेक करो जरा, यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस R1, तो R1 का मतलब R, और यहां से लेके यहां तक का,
तो टोटल रेजिस्टेंस 2R है, कितनी लेंथ पे, L लेंथ पे, तो Y लेंथ पे हो जाएगा 2R बाय L इंटू Y। अगले स्टेप में V1 माइनस V2 का मतलब E बाय 2, I का मतलब E बाय 4R, R बाहर निकाल लो तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2Y बाय L। E कैंसिल आउट होगा, R कैंसिल आउट होगा 2, तो 2 इक्वल्स टू 1 प्लस 2Y बाय L। देखो चेक करो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहां पे 2 इधर चला गया, अगले स्टेप में 1 इक्वल्स टू 2Y बाय L, तो Y इक्वल्स टू आ गया वहां पे L बाय 2। Y अगर L बाय 2 है तो X जो रहेगा X हो जाएगा 2L प्लस L बाय 2, तो ये हो जाएगा वहां पे 5L बाय 2। तो बैलेंसिंग लेंथ जो मिलेगी वो मिलेगी 5L बाय 2 पे। और लास्ट पार्ट क्या बोल रहा है, लास्ट पार्ट बोल रहा है इफ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अनदर सेल ऑफ EMF E by 2, if positive terminal of another cell of EMF E by 2 and internal resistance rho L upon 2 pi A square is connected to point A and the other terminal of the cell is connected to other end of the two wire, then find the current through this cell। तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहां पे E by 2 है, यहां पे अब इंटरनल रेजिस्टेंस है, और कितना इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है अगेन रो L अपॉन 2 पाई A स्क्वायर। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कहां पे कनेक्ट कर रहे हैं वहां पे, if positive terminal of another cell of EMF E by 2 and resistance rho L upon 2 pi A square is connected to point A and other terminal of this cell is joined to other end of the two wire, तो इसको अब यहां पे लाके कनेक्ट कर दिया। तो अब क्या बताना है, देन फाइंड द करंट थ्रू दिस सेल। तो बताना है कि इस सेल ने कितना करंट सप्लाई किया, तो मान लो इसने I डैश करंट सप्लाई किया, तो वापस भी यहां पे क्या होगा, I डैश आ रहा होगा, होगा नहीं हुआ। अब करना क्या है, वहां पे यहां पे अगर I करंट है, यहां पे I आ रहा है, तो यहां से I बाहर जाएगा, इसमें जो करंट जाएगा वो जाएगा I प्लस I डैश। अब इस पूरे लूप में और इस पूरे लूप में किरचॉफ लॉ यूज करो, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो वहां से हमें I डैश की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर क्लियर इतना। तो बेसिकली यही इंस्ट्रूमेंट है जिससे IIT में पूछा गया है। अब एक इंस्ट्रूमेंट और होता है, वो इंस्ट्रूमेंट होता है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। पोस्ट ऑफिस बॉक्स को अगर हम यहां पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करें बगैर देखे हुए, तो तुम्हें वो फीलिंग ही नहीं आएगी कि पोस्ट ऑफिस बॉक्स होता कैसा है। तो सबसे बेस्ट क्या है कि जो भी तुम लोगों के प्रैक्टिकल बुक होती है तो वहां पे पोस्ट ऑफिस बॉक्स का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया होता है, या फिर जब हम लैब में प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो वहां पे हम पोस्ट ऑफिस बॉक्स देख सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस बॉक्स बनता कैसे है, कौन कौन से उसके पार्ट्स हैं और किस प्रिंसिपल पे पोस्ट ऑफिस बॉक्स क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो आप लोग करना क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट जो मैंने डिस्कस किए, पोटेंशियोमीटर या फिर मीटर ब्रिज, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पोस्ट ऑफिस बॉक्स की केवल थ्योरी देख लेना, बहुत ज्यादा पूछा नहीं किया एग्जाम में, लेकिन पोस्ट ऑफिस बॉक्स की तुम लोग थ्योरी देख लेना। और अब जो लास्ट टॉपिक बचा है वो बचा है ग्रुपिंग ऑफ सेल। तो जरूरत पड़ेगी तो मैं उसका लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, नहीं तो फिर हम अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसको हम स्टार्ट कर देंगे। क्लियर क्लियर। तो अगला जो टॉपिक रहेगा मोस्ट प्रोबेबली हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टार्ट कर रहे होंगे, और बीच में मैं क्या करूंगा, एक लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा ग्रुपिंग ऑफ सेल के लिए, और साथ में इंस्ट्रूमेंट के जो न्यूमेरिकल हैं उनसे रिलेटेड भी एक लेक्चर बीच में अपन रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो पहले हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, EMI, AC, बाद में हम मैग्नेटिज्म पे आएंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल उस सब की बात करेंगे वहां पे। क्लियर क्लियर। तो इतना तुम लोग नोट डाउन कर लो, और इतना तुम लोग को अब वहां पे क्या करना है, रिवाइज करके वहां पे देखना है।